बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 55 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के फ़िक्रे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है, या अगर इनडायरेक्ट हो तो उसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, और उसका आज हम करेंगे पार्ट नंबर 5। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं बच्चों के पिछले तीन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं, एक तो असर्टिव सेंटेंसेस, और हमने कहा कि सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आती हैं वो असर्टिव में ही हम सीख लेते हैं। तो हमने कहा था 3 बुनियादी तब्दीलियाँ आती हैं। नंबर 1 प्रोनाउन की तब्दीली, कि प्रोनाउंस किस तरह चेंज होते हैं। ठीक है। नंबर 2 टेंस की तब्दीली, कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। और नंबर 3 अल्फाज की तब्दीली, कि वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं। और मैंने कहा था ये चेंजेस समझ लें यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से मुराद ये थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तकरीबन हर फिक्रे पर ये लागू होंगी। ठीक, हमने असर्टिव सेंटेंस किए, उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो फिर वही इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये है कि बच्चों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस याद होने चाहिए। मैंने आपको सामने पूरी वीडियो बनाई थी शुरू के लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो 5 टाइप्स हमने पढ़ी थी, वही 5 टाइप्स हमने यहाँ डिस्कस करनी है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने कहा था, पहले डिफ़ाइन करते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किन फ़िक्रों को कहा जाता है। ऐसे फ़िक्रे जिनमें किसी को कोई एडवाइस किया जाए यानी नसीहत की जाए, सुजेस्ट किया जाए यानी कोई मशवरा दिया जाए, ठीक है, रिक्वेस्ट की जाए कोई किसी के आगे, वार्निंग दी जाए किसी को, यानी अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को वार्न करते हैं किसी बात पे, ठीक है, इनवाइट करते हैं, ठीक है, या फिर किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, मतलब मैं किसी को कोई काम करने के लिए कहूँ, तो ऐसे फ़िक्रों को हम डायरेक्ट बोलते हैं। जब हम डायरेक्ट बोलते हैं इसका मतलब है उस ऐसे फ़िक्रों में अमूमन हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं करते। क्या नहीं करते? हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं करते, यानी हमने कहना है, मसलन गुस्से से मैं कह रहा हूँ गेट आउट ऑफ द क्लास, तो अंडरस्टूड है कि मैं किसी को कह रहा हूँ, और जिसको मैं कह रहा हूँ वो कौन है? यू। वो कौन है? यू, सेकंड पर्सन। नेचुरली जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन। तो मैं एक सेकंड पर्सन को कह रहा हूँ कि यू गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो यू का लफ्ज़ ना बोला जाएगा ना लिखा जाएगा। ऐसे फ़िक्रों को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर ये कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। अब जब इम्पेरेटिव फ़िक्रों को में भी आगे 2 किस्में हैं। आज हम एक किस्म पढ़ेंगे। एक वो फ़िक्रे जो डायरेक्ट जो है वो वर्ब से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मसलन गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, या प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो अंडरस्टूड मैं किसको कह रहा हूँ? यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। डू नॉट डू दिस, अंडरस्टूड मैं कह रहा हूँ यू डू नॉट डू दिस, लेकिन मैं यू से शुरू नहीं करता। और एक वो फ़िक्रे होते हैं जो बच्चों लेट से शुरू होते हैं। आज हम सिर्फ वो फ़िक्रे करेंगे जो विदाउट एनी सब्जेक्ट शुरू होते हैं। लेट वाले फ़िक्रे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं करूँगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ इन पे कंसंट्रेट करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि इम्पेरेटिव फ़िक्रों का ये पार्ट, सो पार्ट 5 में हम सिर्फ इम्पेरेटिव फ़िक्रों के उस टाइप को डिस्कस करने लगे हैं जिसमें सब्जेक्ट के बग़ैर फ़िक्रा लिखा जाता है, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आता है? वर्ब। सो वर्ब से फ़िक्रा स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड होता है, और वो हमेशा यू होता है। अब जब ऐसे फ़िक्रों को, जब मैंने कहा ये एडवाइस भी हो सकता है, ये सजेशन भी हो सकता है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ये वार्निंग भी हो सकती है, ये इनविटेशन भी हो सकता है, या किसी को काम करने के लिए कहा जाए। अब चूँकि इसके अंदर वैरायटी बहुत है इसलिए मैं इसकी एग्जांपल्स भी आपको ज़्यादा दूंगा। ठीक है, ऐसे फ़िक्रों को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है
तो जो सबसे पहली तब्दीली आती है, जो कि मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको रिपोर्टिंग स्पीच जो हमेशा पहले आएगी, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा बाद में आएगी। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब दिया जाएगा वो हमेशा पास्ट का दिया जाएगा, क्योंकि पास्ट देंगे तो अगले पे टेंस भी चेंज होना है। प्रोनाउन तो वैसे भी चेंज हो सकता है, लेकिन टेंस की तब्दीलियाँ और अल्फाज की तब्दीलियाँ वो बाद वाले में आती। ऐसे फ़िक्रे में सबसे पहली तब्दीली ये आती है, ध्यान से सुने, कि सेड टू की जगह, किसकी जगह? सेड टू की जगह हम इम्पेरेटिव वर्ड लगाते हैं, जो भी हो उसका वर्ब लगाते हैं। मसला अगर फ़र्ज़ करें फ़िक्रा में नसीहत है तो हम वर्ब क्या लगाएंगे? हम सेड टू की जगह लगा देंगे एडवाइज्ड। क्या लगा देंगे? एडवाइज्ड। ठीक। अगर फ़र्ज़ करें मशवरा है तो हम उसमें लगाएंगे सुजेस्टेड। लेकिन याद रखें फ़र्क, एडवाइज्ड के सेड टू की जगह क्या लगा? एडवाइज्ड, साथ टू नहीं लगेगा। मतलब ही सेड टू मी और आगे कोई नसीहत है तो हम कहेंगे ही एडवाइज्ड मी। ठीक है। और एडवाइज्ड के साथ फिर टू नहीं लगाएंगे, ये नहीं कहेंगे एडवाइज्ड टू मी। ठीक है, ये ऐसे नहीं कहेंगे। ठीक है, हम कहेंगे ही एडवाइज्ड मी। ठीक है, ही सेड टू मी, ही एडवाइज्ड मी। लेकिन फ़र्ज़ करें हम सुजेस्टेड लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सुजेस्टेड लगाते हैं, तो फिर हमने टू लगाना है। ही सुजेस्टेड टू मी। अगर फ़र्ज़ करें रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कोई सुजेशन है, ठीक है, कि आओ ऐसा करते हैं, आओ ऐसा करते हैं, ठीक है, या तुमको ऐसा करना चाहिए, ये तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ही सुजेस्टेड टू मी, यानी वहाँ सुजेस्टेड के बाद टू, यानी सेड टू की जगह सुजेस्टेड टू आ जाएगा। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें रिक्वेस्ट हो तो हम सिंपली लिखेंगे रिक्वेस्टेड। सेड टू की जगह क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। इसी तरह अगर ऑर्डर हो तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड। इसी तरह अगर इनवाइट किया गया हो तो हम लिख देंगे इनवाइटेड। क्या लिख देंगे? इनवाइटेड। अगर फ़र्ज़ करें वार्निंग दी गई है तो हम लिखेंगे वॉर्नड। अगर किसी बात से मना किया गया है तो हम लिखेंगे फॉरबेड। मना किया गया है, फॉर। अभी सारी एग्जांपल्स आपको दूंगा वन बाय वन, आपको उसकी समझ है। आज हमने सिर्फ यही पढ़ने हैं। हम लिखेंगे फॉरबेड। क्या लिखेंगे? फॉरबेड। और इसका भी रूल है, आगे चल के बताता हूँ। और अगर सिर्फ कोई काम कहा जाएगा कि ये काम करें, ठीक है, मसलन उसने कहा कल किताबें लेकर आएँ, ठीक है, तो हम वहाँ लिखेंगे आस्क। तो आस्क का पास क्या हो जाएगा? आस्क्ड। ठीक है, तो हम उसको सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। फिर सुन लें कि सबसे पहली तब्दीली इम्पेरेटिव फ़िक्रों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए सबसे पहली और बुनियादी तब्दीली आती है कि सेड टू की जगह इम्पेरेटिव वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाता है। अगर वो ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड बन जाता है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड बन जाता है, एडवाइस है तो एडवाइज्ड बन जाता है, सुजेस्टेड है, कोई मशवरा है तो सुजेस्टेड टू बन जाता है। ठीक है, इनवाइट है तो इनवाइटेड बन जाता है, किसी बात से रोका जाए, मना किया जाए कि ये काम मत करो तो फॉरबेड बन जाता है। ठीक है, और अगर किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाए तो वो आस्क बनता है। क्या बनता है? आस्क। ले उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आस्क्ड। ठीक, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आपने, अब कॉन्टेक्स्ट किसने देखना है? वो हमने खुद देखना है। ठीक, दूसरी तब्दीली आती है कि कॉमे की जगह टू लग जाता है। कॉमे की जगह टू लग जाता है। साबित क्या हुआ कि मसलन एडवाइज है तो हम कहेंगे ही एडवाइज्ड मी टू, ही एडवाइज्ड मी टू। ठीक, अब सजेस्टेड है तो हम कहेंगे ही सजेस्टेड मी, नो, ही सजेस्टेड टू मी टू, उसमें टू लगेगा। लेकिन सजेस्टेड के साथ टू लगना ज़रूरी है, ये एक्सेप्शन है जो आपने याद रखना है। तो कॉमे की जगह क्या लग गया? टू। अब आ गई तीसरी तब्दीली, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ़र्ज़ करो फ़िक्रा सिर्फ इम्पेरेटिव है। मतलब मैं कहता हूँ ही सेड टू मी गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास। अब उसने ऑर्डर दिया है तो हम क्या कहेंगे? ही ऑर्डर्ड मी टू, आगे उसी तरह लिख देंगे गेट। अब जहाँ तक फ़िक्रा इम्पेरेटिव है, जहाँ तक फ़िक्रा इम्पेरेटिव है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है। क्या लगती है?
इन्फिनेटिव फॉर्म, टू के बाद हमेशा वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है। ही सजेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी या ही ऑर्डर्ड मी टू, और टू के बाद जब वर्ब आएगा तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, सेकंड फॉर्म में नहीं आ सकता। तो ये आपने फ़र्क जो है वो याद रखना है कि ऐसे फ़िक्रों में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाए, जहाँ तक फ़िक्रा इम्पेरेटिव होगा वहाँ तक टेंस चेंज नहीं होगा, यानी टू का असर रहेगा, और जो इजाफी बात होगी उसका टेंस चेंज होगा। जो इजाफी बात होगी उसका टेंस, जो आप समझेंगे कि ये ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, ये इजाफी बात है। ये इजाफी बात का मतलब है असर्टिव बात है, ठीक है। मैं कहता हूँ गेट आउट ऑफ द क्लास और आई शैल कॉल योर फादर, तो इसमें गेट आउट ऑफ द क्लास जो है ये ऑर्डर है, आई शैल कॉल योर फादर ये इजाफी बात है। तो जहाँ तक ऑर्डर होगा उसका टेंस चेंज नहीं होगा, जो अगली बात होगी उसका टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, अल्फाज चेंज होंगे, उसी तरह होंगे। समझ आ गई? फिर सुन लें कि जहाँ तक फ़िक्रा अगर हो ही सिर्फ इम्पेरेटिव तो फिर कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा लगती है वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म। और अगर टेंस चेंज होगा, अगर कोई इजाफी बात होगी तो उसका टेंस चेंज होगा, लेकिन उसमें भी कुछ सिचुएशंस है, मैं वन बाय वन करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। प्रोनाउन और दूसरी तब्दीलियाँ, चौथी तब्दीली है कि प्रोनाउन और दूसरी तब्दीलियाँ उसी तरह आएंगी, ठीक है, जिस तरह हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, असर्टिव में भी पढ़ा। अब एक एक एग्जाम्पल को आपने इन कॉन्टेक्स्ट समझना है और उसके मुताबिक इसकी समझ ही मिसालों से आनी है, ठीक है। मसलन पहला फ़िक्रा, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ही सेड टू मी हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। गेट आउट ऑफ द क्लास, निकल जाओ क्लास से बाहर, गेट आउट ऑफ द क्लास, और आई शैल कॉल द प्रिंसिपल, वरना मैं प्रिंसिपल को बुला लूँगा। अब इस फिक्रे का बेटर कॉन्टेक्स्ट देखें तो पहले हिस्से में उसने कहा गेट आउट ऑफ द क्लास, अब ये क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, या कोई काम कहा गया है? हमारा जवाब क्या होगा कि ऑर्डर दिया गया, निकल जाओ क्लास से बाहर। लेकिन कहाँ तक कहा गया है? गेट आउट ऑफ द क्लास। अगला जो हिस्सा है, और आई शैल कॉल द प्रिंसिपल, ये इजाफी बात है और इसको कहेंगे ये असर्टिव बात है। इसका टेंस हम चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब क्या है? पास्ट है, सेड है, ठीक है। अब इस फिक्रे का क्या होगा? सेड टू की जगह पहली तब्दीली क्या आएगी? सेड टू की जगह क्या आ गया? ऑर्डर्ड। सेड टू की जगह क्या आ गया? ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं लगना। ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड, सेड टू मी, ही ऑर्डर्ड मी। क्या ऑर्डर दिया? टू, कॉमे की जगह क्या आ गया? टू, ठीक है। गेट आउट ऑफ द क्लास, अब देखो ना, गेट कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म, तो ये फर्स्ट ही रहेगी, टू गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। और आगे आई शैल कॉल द प्रिंसिपल, अब देखो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की जगह किसने आना होता है? वन की जगह वन, यानी फर्स्ट पर्सन की जगह सब्जेक्ट ने आना है। सब्जेक्ट है ही, तो ही यहाँ आ जाएगा। और ही, शैल का पास्ट क्या पड़ा था? वुड, और ही वुड कॉल द, क्योंकि वुड के बाद भी इन्फिनेटिव फॉर्म, ये नहीं लिखना वुड भी लिख दिया और कॉल्ड लिख दिया, नो, ही वुड कॉल द प्रिंसिपल। तो सीधे देखो बच्चों कितनी तब्दीलियाँ आई। पहली तब्दीली क्या आई है? सेड टू की जगह क्या आ गया? ऑर्डर्ड। दूसरी तब्दीली, कॉमे की जगह टू। तीसरी तब्दीली, गेट आउट ऑफ द क्लास का टेंस चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही लगा दिया गया। और आगे इजाफी बात, आई शैल कॉल द प्रिंसिपल, आई चेंज हुआ ही में, यानी प्रोनाउन तब्दील हुआ, उसके बाद शैल चेंज हुआ वुड में, और बाकी फिक्रा फिर वैसे ही रहा, कॉल द प्रिंसिपल, ठीक। सो ये मिसालों से आपने बच्चों इसको समझना है, हर फिक्रे की सेंस के मुताबिक ये चेंज होगा, ठीक है। एक और अगली मिसाल देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, प्लीज़ हेल्प मी, कि प्लीज़ मेरी मदद कर दें, प्लीज़ हेल्प मी, आई एम अ पुअर मैन, आई एम अ पुअर मैन। अब गौर करें इसमें कितनी चीज़ें आनी। पहले ये प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट कितनी है? रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद कर दें। आई एम ए पुअर मैन, क्यों मदद कर दें? क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, ठीक। अब ध्यान से सुने, हमने इम्पेरेटिव असर्टिव सेंटेंस में पहली टाइप जो है सेंटेंस की मैं पढ़ा था
कि लफ्ज़ प्लीज़ आ जाए, काइंडली आ जाए, येस आ जाए, नो आ जाए, हाँ ओके आ जाए, इनको हम दोबारा रिपीट नहीं करते। यानी प्लीज़ लगा हो तो हम प्लीज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे इनको। अब यहाँ प्लीज़ को हम क्या कर देंगे, ख़त्म, क्योंकि जब हम कहेंगे ना सेड टू की जगह क्या आना इधर, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी के टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू, ये नहीं लिखेंगे अब प्लीज़ हेल्प मी, नो, टू प्लीज़, प्लीज़ का लफ्ज़ लिखेंगे, नो, टू हेल्प। अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ कहाँ है, सेकंड पर्सन की जगह पे, यानी मीन्स ये ना हमने कहा था प्लीज़ हेल्प मी, यानी यू प्लीज़ हेल्प मी। सब्जेक्ट कौन है, यू, अंडरस्टूड है, बोला नहीं गया, अंडरस्टूड है, बोला नहीं गया, यू प्लीज़ हेल्प मी, तो हमने यू नहीं लगाया तो हमने प्लीज़ हेल्प मी, तो मी जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आना है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है मी, मी यहाँ आके क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी, मी इज़ फर्स्ट पर्सन, मी इज़ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन की जगह किसने आना होता है, सब्जेक्ट में, प्लीज़ हेल्प मी, यानी यू प्लीज़ हेल्प मी, यू सेकंड पर्सन, अंडरस्टूड है, सेकंड पर्सन की जगह आना होता है नंबर 2 ने, फर्स्ट पर्सन की जगह आना होता है नंबर 1 ने। नंबर 1 कौन है इधर, ही अब जब यहाँ आएगा तो ये मी ऑब्जेक्ट है, तो ही आके यहाँ ही रहेगा, नहीं, ही यहाँ आके बन जाएगा हिम, प्लीज़ हेल्प हिम। अब इसके बाद 2 यूजेज हैं अंग्रेज़ों के। एक यूजेज ये है कि आप सिंपली कॉमा डाल दें, ठीक है, आप कॉमा डाल के आगे आई एम अ पुअर मैन, अब ये जो है ये बयानिया फिक्र है, आई एम अ पुअर मैन, आप सिंपली कॉमा डाल के या सेमीकोलन डाल के लिख सकते हैं। आई की जगह आप देखना आई फर्स्ट पर्सन है, उधर ही है, ही इधर आके क्या हो जाएगा, ही एम क्या बन गया, वॉज अ पुअर मैन। एक तो है कि कॉमा डाल के आप उसको वैसे लिख सकते हैं, दूसरा ये है कि वो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में चूँकि सेंस बनती है क्योंकि, देखो ना, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करें, आई एम ए पुअर मैन, क्योंकि मैं बूढ़ा शख्स गरीब आदमी हूँ, तो क्योंकि की इंग्लिश हम लगा देंगे एज, लेकिन एज को हम पेपर में भी जब लगाएंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे को पता है कि ये एज उसने अपने पास से लगाया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वो क्या लगा देगा, एज ही वॉज अ पुअर मैन, ठीक है। अब कितनी तब्दीली आई, फिर सुन लें, सेड टू की जगह क्या आ गया, रिक्वेस्टेड, कॉमे की जगह क्या आ गया, टू, तीसरा प्लीज़ ख़त्म हो गया, हेल्प मी की जगह बन गया हेल्प हिम, मी चूँकि फर्स्ट पर्सन है उसकी जगह आना है ही ने, लेकिन ये चूँकि मफूल वाली हालत में है तो इधर आके बन जाएगा हिम, और कॉमा लगाएं या फिर अपनी तरफ से क्या लगाएं, एज, जब एज लगाना फिर कॉमा नहीं लगाना, एज ही वॉज, देखो ना आई की जगह क्या आ गया, ही, एज हमने पास से लगाया अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, एज ही वॉज अ पुअर मैन, ठीक। एक और मिसाल, ही सेड टू मी आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लगी हुई है, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी दे दे। अब गौर करें, इस फिक्रे का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, इस फिक्रे में पहला हिस्सा जो है आई एम फीलिंग थर्स्टी, पहला हिस्सा बयानिया है, मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास महसूस हो रही है, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे पानी का एक गिलास दे दें, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे पानी का एक गिलास दे दें, ठीक। तो आई एम फीलिंग थर्स्टी, अब यह है बयानिया, अब बयानिया पहले आ गया, ऐसे फिक्रे में जो बयानिया होगा उसको हम असर्टिव सेंटेंस के अंदाज में करेंगे, और जो इम्पेरेटिव होगा उसको इम्पेरेटिव के अंदाज में करेंगे, और दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंड, यानी ये 2 फिक्रे बन जाएंगे। पहला बयानिया फिक्रा, उसका टेंस भी चेंज होगा, उसकी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो सेड टोल्ड लगेगा, और फिर उसके बाद एंड लगा के फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब लगा देंगे, रिपोर्टेड वर्ब लगाएंगे रिक्वेस्टेड, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, यानी वो उसी रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम पास्ट में क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। फिर सुन लें, ही सेड टू मी, तो क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी, क्योंकि पहले बयानी है, क्या लग गया, ही टोल्ड मी,
कॉमे की जगह क्या लगना है, दैट। वो बयानी असर्टिव जो पहले 3 वीडियोस में हमने पढ़ा, क्या लगेगा, दैट। ही टोल्ड मी दैट ही, आई देखो, आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ही ने आ गया, ही आ गया इधर, ही एम फीलिंग थर्स्टी, ही वॉज फीलिंग थर्स्टी, ही वॉज फीलिंग थर्स्टी। सो देखो पहला हिस्सा जो है वो बयानिया के अंदाज में हुआ, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फीलिंग थर्स्टी। ठीक, आगे है प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, अब ये रिक्वेस्ट है। अब हम कहेंगे एंड रिक्वेस्टेड मी, अब दोबारा नहीं करेंगे, मी एक दफ़ा लगा दिया हमने, एंड रिक्वेस्टेड और कॉमे की जगह फिर क्या आएगा, टू, इसका उधर दैट लगना है, इधर टू लगना है, एंड रिक्वेस्टेड टू गिव मी की जगह फिर चूंकि किसने आना है, फर्स्ट पर्सन ने, लेकिन उधर वो ऑब्जेक्ट की हालत में है तो ही क्या बन गया, हिम, टू गिव हिम, प्लीज फिर खत्म हो गया, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, टू गिव हिम अ ग्लास, फिर देखिए टू के बाद टू गिव टू के बाद वर्ब की क्या लगी है, फर्स्ट फॉर्म। फिर सुन ले, इस फिक्रे में देखिए कितनी तब्दीलियाँ आई हैं। ही सेड टू मी आई एम फीलिंग थर्स्टी, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें आ गया ही टोल्ड मी, पहले ही तब्दीली क्या आई, सेड टू की जगह आ गया टोल्ड, फिर कॉमे की जगह आ गया दैट जो असर्टिव में हमने पढ़ा। ठीक है, आई की जगह आ गया ही, एम फीलिंग, वॉज फीलिंग, ठीक है, थर्स्टी रहेगा। ठीक है, और अगला हिस्सा जो था वो चूंकि रिक्वेस्ट थी इसलिए हमने एंड लगा के क्या कर दिया, रिक्वेस्ट। सो बच्चों इस चीज़ से साबित क्या हुआ, साबित हुआ कि जो इम्पेरेटिव फ़िक्रे होते हैं जब ये 2 हिस्सों के हो जाएं तो इनको ख़ास कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमने चलाना होता है। अगर पहला फ़िक्रा बयानिया है तो उसको बयानिया के अंदाज में करेंगे, अगर दूसरा फ़िक्रा इम्पेरेटिव है तो इम्पेरेटिव के अंदाज में करेंगे। अगर इम्पेरेटिव पहले है तो उसको पहले लिखेंगे, अगर इम्पेरेटिव बाद में है तो उसको बाद में लिखेंगे। लेकिन अभी ये रूल चेंज भी होगा, अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक, एंड रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, एक और मिसाल, आई सेड टू हिम प्लीज कम टू माई हाउस फॉर डिनर टू नाइट, प्लीज कम टू माई हाउस फॉर डिनर टू नाइट। देखो फिक्र क्या सेंस दे रहा है कि उसको दावत दी जा रही है कि प्लीज़ आज मेरे घर रात को दावत पर आना, प्लीज़ कम टू माई हाउस फॉर डिनर टू नाइट। तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू हिम, आई इन्वाइटेड हिम, सेड टू की जगह क्या आ गया, इन्वाइटेड। ठीक है, आई इन्वाइटेड हिम, कॉमे की जगह क्या आ गया, टू, आई इन्वाइटेड हिम टू, और फिर प्लीज़ ख़त्म, प्लीज़ आपको पहले कह दिया ख़त्म, और टू जब लग गया तो उसके बाद देखो ना, सेड टू की जगह क्या आ गया, इन्वाइटेड, और कॉमे की जगह आ गया टू, और फिर कम ही रहा, फर्स्ट फॉर्म ही रही, टू कम टू माई हाउस फॉर डिनर टू नाइट क्या बन गया, दैट नाइट। फिर सुन लें, आई इन्वाइटेड हिम टू कम टू माई हाउस फॉर डिनर दैट नाइट। माई हाउस ही रहा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन आई का माई रहा। ठीक है, अब इसमें कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, सेड टू की जगह इन्वाइटेड आ गया, सेड टू की जगह इन्वाइटेड आ गया, कॉमे की जगह क्या आ गया, टू आ गया, प्लीज़ ख़त्म। ठीक है, कम टू माई हाउस फॉर डिनर टू नाइट। ठीक है, तो कम टू माई हाउस फॉर डिनर टू नाइट क्या बन गया, दैट नाइट। ठीक है, सो ये इसमें चूंकि 2 हिस्से नहीं थे, एक हिस्सा था, उसको इम्पेरेटिव के अंदाज में हमने कर दिया। ठीक, एक और मिसाल देखें, ही सेड टू मी गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू आर नॉट, उसके बाद कॉम है, उसके बाद है यू आर नॉट लुकिंग फुली फिट, तुम फिट नहीं लग रहे। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल वैसा फिक्रा जैसे पीछे था, आधा फिक्रा, पहला हिस्सा गो एंड कंसल्ट डॉक्टर, मशवरा दिया जा रहा है या नसीहत की जा रही है। अगर हम नसीहत करेंगे तो फिर टू नहीं लगाएंगे, मशवरा लिखेंगे, सुजेस्टेड लिखेंगे तो टू लगाएंगे, सुजेस्टेड टू मी। ठीक है, जिसका मतलब इसमें 2 दफ़ा टू आएगा, एक मी से पहले एक मी के बाद, और अगर एडवाइस लिखेंगे तो फिर मैं भी बताता हूँ, ही सेड टू मी गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ही सुजेस्टेड टू मी, ही सुजेस्टेड टू मी या ही एडवाइज्ड मी, ही सुजेस्टेड टू मी या ही एडवाइज्ड मी। तो हम चूँकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सुजेशन के अंदाज में करते हैं, तो कैसा बनेगा, ही सुजेस्टेड टू मी टू, कॉमे की जगह क्या आ गया, टू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, वो ऐसे रहेगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होना। अगला हिस्सा में फिर कॉमा आया है, क्यों कह रहा है उसको,
यू आर नॉट लुकिंग फुली फिट, क्योंकि तुम फिट नहीं लग रहे। अब फिर वो ऊपर हमने वो क्यों के लिए क्या लगाया, एज, या कॉमा लगाओ, ठीक है, या एज लगाओ, दोनों। अगर एज लगाना है तो ब्रैकेट में एज लिख दें, एज, आगे देखो यू आर नॉट लुकिंग फुली फिट, यू सेकंड पर्सन, उसकी जगह आना है ऑब्जेक्ट ने, मी उधर आके क्या बन गया, आई, इधर मी है ना, टू की जगह टू, मी इधर आएगा, मी इधर आके बन जाएगा आई, फिर आर लुकिंग, वॉज लुकिंग, क्योंकि ये बयानी है, आई वॉज नॉट लुकिंग फुली फिट, आई वॉज नॉट लुकिंग फुली फिट। देखो टेंस भी चेंज हुआ। फिर देखें कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, सेड टू की जगह सजेस्टेड टू, सेड टू सजेस्टेड टू, बाकी किसी में हम टू नहीं लगाते। अगर इधर भी एडवाइस लगा दें तो टू नहीं लगेगा, कॉमे की जगह फिर टू आएगा, ही सजेस्टेड टू मी टू। आगे गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर, टेंस चेंज नहीं होगा, गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर, कॉमे की जगह आगे एज, ये पास से हमने लगाया कॉन्टेक्स्ट की वजह से, किसकी वजह से, कॉन्टेक्स्ट की वजह से, एज आई वॉज नॉट लुकिंग फुली फिट, एज आई वॉज नॉट लुकिंग फुली फिट, ठीक है ना, आई लग गया, आई क्यों आया, उधर मी था, मी यू की जगह मी नहीं आना है, और मी इधर आके क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि ये है फाइल वाली हालत, वो है मफूल वाली हालत, मी का मफूल वाली हालत क्या होती है, आई, एज आई वॉज, टेंस भी चेंज हुआ, नॉट लुकिंग फुली फिट, ठीक। एक और एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज सन ट्राई अगेन, ही सेड टू हिज सन ट्राई अगेन। तो अब देखो ना, दोबारा कोशिश करो, तो हम कहेंगे उसने बकअप किया, एनकरेज किया, तो इसका सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, ही एनकरेज्ड, ही एनकरेज्ड हिज सन, किसको इनकरेज किया, सेड टू की जगह एनकरेज्ड, टू नहीं लगना साथ, ये नहीं कहेंगे ही एनकरेज्ड टू हिज सन, नो, ही एनकरेज्ड हिज सन, कॉमे की जगह क्या आ गया, टू, ट्राई अगेन फिर वैसे रहा तो बन गया ही एनकरेज्ड हिज सन टू ट्राई अगेन, ठीक है। तो तब्दीली क्या आई, सेड टू की जगह इनकरेज्ड आ गया, कॉमे की जगह टू आ गया, और बाकी फिक्रा वैसे ही रहा, ठीक। एक और मिसाल देखते हैं, माई नेबर सेड टू मी डोंट लीव योर कार अनलॉक्ड, माई नेबर सेड टू मी डोंट लीव योर कार अनलॉक्ड, कभी अपनी गाड़ी अनलॉक ना छोड़ना। अब ये वार्निंग दी जा रही, मना नहीं किया जा रहा। अगर मना होगा तो ये बाद में बताता हूँ कैसे करना है, ये वार्निंग वाला भी फिक्र है। मैं इसको जब वार्न करूँगा तो क्या होगा, माई नेबर वॉर्नड मी, माई नेबर वॉर्नड मी। अब देखो डू नॉट जो है ये बदल जाएगा नॉट टू में, माई नेबर वॉर्नड मी, क्योंकि टू लगने ना तो नॉट टू से पहले आ जाएगा, डोंट ख़त्म हो जाएगा, वो नॉट में तब्दील हो जाएगा। फिर सुन लें, डोंट किस में तब्दील हो जाएगा, नॉट में, नॉट टू, आगे टेंस चेंज, फिर टू के बाद टेंस चेंज नहीं होना, टू, नॉट टू लीव योर कार, योर सेकंड पर्सन, मी इधर आएगा, क्या बन जाएगा, माई कार, तो माई कार अनलॉक। फिर देखें कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, माई नेबर सेड टू मी बन जाएगा माई नेबर वॉर्न मी। अगर ये होता मना करना तो फिर इसका रूल चेंज होगा, अभी बाद में बताता हूँ। माई नेबर वॉर्न मी, क्या वॉर्न किया, नॉट टू लीव, देखो ना डू नॉट क्या बन गया, नॉट, और टू बाद में आ गया, यानी टू नॉट नहीं बोलना, ये नहीं कहेंगे माई नेबर वॉन्ट मी टू नॉट, माई नेबर वॉन्ट मी नॉट टू, नॉट हमेशा टू से पहले आना है, नॉट टू लीव माई कार, योर क्या बना, माई कैसे बना, योर सेकंड पर्सन, मी ने उधर आना है, सेकंड की जगह सेकंड, मी उधर आके क्या बन जाएगा, माई, नॉट टू लीव माई कार अनलॉक्ड, ठीक। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम आ जाते हैं उन फ़िक्रों में जिन फ़िक्रों में मना किया जाता है, और मना उन फ़िक्रों में किया जाता है जैसे अभी मैंने पीछे फ़िक्रा बोला, डू नॉट लीव द कार अनलॉक्ड, ये वार्निंग भी हो सकती थी और ये मना करना भी हो सकता था। अच्छा, मना करने के लिए हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो होता है फॉरबेड। क्या होता है, फॉरबेड। अब इसमें रूल याद रखना है कि अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू की जगह क्या लगा दें, फॉरबेड लगा दें, और फिर फॉरबेड कब लगाएंगे फॉरबेड कब लगाएंगे, जब किसी काम के करने से, गलत काम के करने से रोका जाए कि ऐसा मत करो। अब जब ऐसा मत करो, फॉरबेड का मतलब ही है किसी काम को करने से रोकना, कि ये मत करो। अब रूल क्या है, रूल ये है कि जब हम फॉरबेड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, फॉरबेड लगा देते हैं,
तो फिर हम उसके बाद फॉरबेड के लगाने के बाद हम फ़िक्रे के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में नॉट इस्तेमाल नहीं करते। मसलन डू नॉट प्ले क्रिकेट बन जाएगा प्ले क्रिकेट, यानी डू नॉट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मसलन हम कहेंगे ना ही, देखो ना अभी हमने पीछे कहा ही वॉन्ट मी, पिछले ही फिक्रा में बोलता हूँ कि माई नेबर सेड टू मी डोंट लीव योर कार अनलॉक्ड। मैंने इसको लिखा था माई नेबर वॉन्ट मी नॉट टू लीव माई कार अनलॉक्ड, लेकिन अगर मैं इधर कह देता माई नेबर फॉरबेड मी टू, फिर नॉट नहीं लगना था, क्योंकि जब फॉरबेड आ जाए तो उसके अंदर ही नॉट का मीनिंग जो है वो मौजूद होता है। फॉरबेड के अंदर ही नॉट का मीनिंग मौजूद होता है, इसलिए हम नॉट इस्तेमाल नहीं करते। तो हम कह देंगे माई नेबर वॉन्ट मी नॉट टू लीव माई कार अनलॉक्ड, तो हम कहेंगे माई नेबर फॉरबेड मी टू लीव माई कार अनलॉक्ड, फिर हम नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो रूल क्या बना कि जब हम फॉरबेड लगा दें सेड टू की जगह फॉरबेड, तो फिर डू नॉट का लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है। क्या ख़त्म हो जाता है, यानी नॉट का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है। बाकी जो फ़िक्रा बचता है उसको वैसे ही टू लगा के हम उसको विदाउट टेंस जो है वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, लड़के ने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, डोंट प्ले इन द सन, सूरज में मत, धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन द सन। तो क्या हो जाएगा, द बॉय forbade his friend, the boy forbade his friend, ठीक है, कॉमे की जगह क्या आ गया, टू, कॉमे की जगह क्या आ गया, टू। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू की जगह क्या आ गया, फॉरबेड, कॉमे की जगह क्या आ गया, टू, आगे नॉट ख़त्म, टू प्ले इन द सन। तो फिक्रा क्या बन गया, द बॉय फॉरबेड हिज सन, यानी उसने अपने दोस्त को मना किया। जब मना करना आ जाता है तो फिर ना, यानी मैंने उसको मना किया कि धूप में मत खेलो, नहीं, मैंने उसको धूप में खेलने से मना किया। ये नहीं कि मैंने उसको मना किया कि धूप में मत खेलो, नहीं, मैंने उसको धूप में खेलने से मना किया। तो हम कहेंगे द बॉय फॉरबेड हिज फ्रेंड टू प्ले इन द सन, जिस तरह था पिछले फिक्रे में माई नेबर फॉरबेड मी टू लीव माई कार अनलॉक्ड, फिर नॉट नहीं लगना। जिस फिक्रे में फॉरबेड आ जाए उसमें नॉट नहीं लगना, याद रखें। तो ये फिक्रे में क्या तब्दीली आई है, पहली सेड टू की जगह क्या आ गया है, सेड टू की जगह फॉरबेड आ गया, ठीक है, कॉमे की जगह टू आ गया, और नॉट का, डोंट का लफ्ज़ ख़त्म, उसकी जगह प्ले इन द सन उस तरह लिखा गया। तो फिक्रा बन गया द बॉय फॉरबेड हिज फ्रेंड टू प्ले इन द सन। ठीक, चलो, तो ये थे बच्चों आज का लेक्चर। ठीक है, आज हमने सिर्फ फॉरबेड तक पढ़ा है। ठीक है, इसके आगे अब इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल है और लेट वाले फ़िक्रे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जब कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाएं तब हमें क्या करना चाहिए, और अगर फ़िक्रे लेट वाले हो जाएं तब हमें क्या करना चाहिए, ये इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में यानी पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जितने मैंने रूल्स आज समझाए हैं इनकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।